हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स पढ़ने हैं। हमने ये पढ़ना है कि आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो आपकी माउथ, देन आपकी एसोफेगस, एसोफेगस से आपका स्टमक, देन आपकी इंटेस्टाइन्स, एंड देन आपका जो है सारा का सारा ये जो एक ट्रैक है, ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है। जो आपके एंड जो है वो एनस के ऊपर होता है, जहां से जो है वो फीसिस आपकी बॉडी से रिमूव होता है। तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं, वो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेंगी? आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है, कौन सी बेसिक कॉमन बीमारियां हैं जिनके लिए ड्रग्स होती हैं। उसके अलावा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर हम लोग देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो ज्यादातर डिजीजेज होंगी वो आपकी फूड से रिलेटेड होंगी, आपकी डाइजेशन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, आपने ठीक आपने खाया है और वो हजम नहीं हुआ। ठीक है, आपने खाया है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब रह गया। और या फिर आपने खाया है और कोई डेफिशिएंसी की वजह से वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज कंसर्न विद द फंक्शंस ऑफ इंडाइजेशन एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटिंग अनएब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपने जो खाना है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर लेनी है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना है। ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का काम है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो मोस्टली डिजीज होती हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। उसमें जो अगर हम देखें तो क्या क्या चीज आ जाती है, अल्सर आता है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आएगा, आगे ना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। उसके अलावा गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स आएगा। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपके जो स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट है वो आपके एसोफेगस के अंदर आ जाता है। आपको जो है खट्टे डिकार आना, ये आपका कॉमन वर्ड्स के अंदर गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स है। देन अगर हम देखें तो डायरिया। डायरिया क्यों होता है कि आपकी जो पेरिस्टालसिस हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। पेरिस्टालसिस आपकी मूवमेंट एंड कंट्रैक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन्स या फिर आपकी पूरे जीआईटी की वो ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा? डायरिया। अगर वो कम हो जाएंगी तो क्या होगा? पेरिस्टालसिस, कॉन्स्टिपेशन। और एमएसएस क्या होता है? एमएसएस वॉमिटिंग को कहते हैं। तो मोस्टली जो है वो क्या हो जाएंगी कि अगर आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो आपको अल्सर हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है डाइजेशन का कोई मसला हो रहा है, इंडाइजेशन हो रही है, डायग्राम अगर हम लोग गौर से देखें तो। उसके अलावा वॉमिटिंग, एमएसएस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, और भी बहुत सी डिजीज हो सकती हैं, आपके इधर इतनी ही एक्सप्लेन की गई हैं। फिर हमारे पास चीज आती है कि वो कौन से ड्रग्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज को ठीक करने के लिए। अब ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें क्लास ऑफ ड्रग बताई है और नीचे एक ड्रग का नाम लिख दिया है। अब ऐसा नहीं है कि इस क्लास ऑफ ड्रग में और ड्रग्स नहीं है, और भी हैं, लेकिन आपकी किताब में बस क्लासिफिकेशन में हर हेडिंग के नीचे उन्होंने एक एक ड्रग की एग्जांपल दी है और आगे किताब में उन्होंने उसी एक ड्रग को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब कि एंटीबायोटिक्स की तरफ अगर हम जाएं, जो माइक्रोब्स को किल कर रही हैं, उसमें मेट्रोनिडाजोल आता है। मेट्रोनिडाजोल जो है हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, फ्लेजल के नाम से गोली आती है मार्केट में। उसके अलावा H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। उसके अंदर कौन सी ड्रग आ रही है? सिमिटिडीन। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये भी आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो, मतलब हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? ओमेप्राजोल, राइजिक। ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, मेप्राजोल होती है उसमें। फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जिसके अंदर एग्जांपल आएगी मीजोप्रोस्टोल की। देन हमारे पास एंटासिड्स आ जाते हैं, ये जो एसिडिटी को खत्म करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंड देन म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, ये आपके जो है आपके जीआईटी के अंदर की तमाम जो लाइनिंग है, जो सारी मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर लेयर बना देते हैं ताकि एसिड वगैरह या कोई भी इन्फेक्शन है वो मजीद आपको इन्फेक्ट ना कर सके और हीलिंग हो सके। अब ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। अब इसके ना आप लोगों को चैप्टर्स के साइड के अंदर ये जो मार्केट अवेलेबल ड्रग्स है ना, देखें इसमें जैसे फ्लेजल लिखा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल, सिमिटिडीन, राइजिक, ओमेप्राजोल, ओमेगा ओमेप्राजोल। बच्चे ये भी आप लोगों ने सारे याद करने हैं, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ये आपके वाइवा क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मार्केट अवेलेबल ऐसा ड्रग नजर आता है या मिलता है जिसमें ये ड्रग्स हैं तो वो भी याद करें, क्योंकि मोस्टली आपके फार्माकोलॉजी के अंदर आपसे मार्केट अवेलेबल ड्रग्स भी पूछे जाते हैं कि अच्छा, राइजिक 20 mg और राइजिक 40 mg के अंदर मार्केट में अवेलेबल अगर हम लोग देखें तो क्या डिफरेंस आता है।
20 mg का कलर डिफरेंट होगा और 40 mg का कलर डिफरेंट होगा। अब ये कलर आप लोगों ने देखने हैं कि क्या होते हैं, कभी घर में इस्तेमाल हो, ठीक है, तो आप लोगों ने नोट करने हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग एक एक करके अब इन ड्रग्स को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल हमने कहा ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो ये किसी न किसी माइक्रोब को किल करता होगा। तो अगर आपकी बॉडी में, आपके जीआईटी में पेप्टिक अल्सर डिजीज है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हु आर इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी, ये आपका एच पाइलोरी क्या है, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये अगर आपके जीआईटी को इन्फेक्ट कर देता है, आपके जीआईटी को खराब कर देता है, आपके जीआईटी के अंदर अल्सर कॉज कर देता है, तो मेट्रोनिडाजोल जो है दी जाती है। मेट्रोनिडाजोल जो है वो क्यों दी जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब इधर इन्होंने एक चीज प्रोमिनेंट की है कि पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज, बोथ ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स, आपके ड्यूडिनल अल्सर्स भी, मतलब आपके इंटेस्टाइन्स के अल्सर भी, और आपके गैस्ट्रिक अल्सर भी। जो आपके मोस्टली गैस्ट्रिक का वर्ड हम लोग स्टमक वगैरह के लिए यूज करते हैं, मोस्टली गैस्ट्रिक का वर्ड कहाँ के लिए यूज होता है, स्टमक के लिए। जो एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड है, और एच पाइलोरी क्या है, एक विच इज ग्राम नेगेटिव, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम फाउंड इन द स्टमक रिक्वायर्स एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। ये बात समझ आई है। मजीद इसको हम लोग डिटेल में कीमोथेरेपी टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें भी इतनी ही 3 से 4 लाइंस की ही एग्जांपल दी हुई है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एक बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरियोसाइडल जो होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये आगे उन्होंने इतनी बस थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बाकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उन्होंने इतने ही लिखे हुए हैं। फिर आगे हमने सेकंड जो है हमारी ड्रग दैट इज सिमिटिडीन। सिमिटिडीन जो है ये क्या था, ये हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना हिस्टामाइन रिसेप्टर्स जो हैं उसको जाके H2 को ब्लॉक कर देता है, ये H1 को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। अब H2 को कहाँ पे जाके ब्लॉक करता है, मेनली ये स्टमक और ब्लड वेसल्स और थोड़ी और जगह हैं जहाँ पे H2 रिसेप्टर मौजूद है, हिस्टामाइन के H2 सब टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद है, उनको जाके क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा H1 के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जब H2 को ब्लॉक करेगा तो ये कंपिटेटिवली ब्लॉक करेगा, मतलब कि जो भी H2 का रिसेप्टर है उसके ऊपर जाके जो भी उसका बाइंडर था उसके साथ इसका कंपटीशन होगा, और फिर ये जाके उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। तो हिस्टामाइन रिसेप्टर है, तो हिस्टामाइन रिसेप्टर के ऊपर किस चीज ने अटैच होना है, हिस्टामाइन रिसेप्टर के ऊपर तो हिस्टामिन ने ही रिसेप्ट जो है अटैच होना है। तो सिमिटिडीन का जो कंपटीशन है वो किसके साथ होगा, हिस्टामिन के साथ। किसके लिए, हिस्टामिन रिसेप्टर के लिए। हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर हिस्टामिन जाके नहीं अटैच होगी, बल्कि कौन जाके अटैच होगा, सिमिटिडीन जाके अटैच होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये फुली रिवर्सेबल है, मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सिमेटिडिन उस रिसेप्टर के ऊपर से रिमूव हो जाएगी और दोबारा से फिर हिस्टामिन जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसने कंप्लीटली तौर पे उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दिया, ये क्या है, रिवर्सेबल है। इसके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, ये कुछ अरसे बाद उस रिसेप्टर को से रिमूव भी हो जाएगी। अब थेरेप्यूटिक यूजेज, सबसे पहला हम लोगों ने जिसके लिए इसको पढ़ना शुरू किया था, पेप्टिक अल्सर। ये गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर जो है उसको ट्रीट करेगी और उसकी हीलिंग के लिए काम आता है। उसके अलावा सेकंड थिंग इज एक्यूट स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस अल्सर ये होता है कि ज्यादातर आप लोगों ने कभी ये चीज नोट की हो कि जब नॉर्मली, वैसे रोजमर्रा जिंदगी में सच नहीं होता, ज्यादातर जो बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज होती है, या फिर डिप्रेस पेशेंट्स को ये चीज होती है कि स्ट्रेस ले लेके जो है ना, उनका जीआईटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, उनकी डाइजेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, और उनके जो है किसी तरीके से उनकी इंडाइजेशन की तरफ जाते हैं पहले पहले वो, उसके बाद जो लास्ट में होता है वो क्या है कि उनको अल्सर हो जाता है। अल्सर हो जाएगा, उनके जो जीआईटी है वो उसमें जख्म बन जाते हैं, उनको दर्द होती है। तो दूसरी जो दवाइयां हैं वो नहीं काम आती। स्ट्रेस अल्सर के लिए जो है सिमेटिडीन को यूज करेंगे,
यहाँ पे इन्होंने इसमें एक एक दो और भी मेडिसिन हैं जो हम स्ट्रेस अल्सर के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्मिटिडीन के अंदर जो है स्ट्रेस अल्सर का बताया कि वो पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक डिजीजेस में होते हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, तो उन पेशेंट्स को जो है आईवी इंफ्यूजन्स लगाई जाती हैं उनका स्ट्रेस अल्सर्स को मैनेज करने के लिए। एक तो वो कॉन्टिन्यूस मेडिसिन ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करें ना कि इन्फ्यूजन की सूरत में हम देते हैं और हाई रिस्क पेशेंट्स को देते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स वो होते हैं जिनको मल्टीपल डिजीजेज हैं या उनको कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर में है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, कभी आप लोगों ने कॉमनली एक वर्ड सुना हो, मुझे खट्टे डिकार आ रहे हैं, मतलब आपको जो आपका स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट है वो दोबारा से आपकी एसोफेगस से आपके माउथ में आ रहा हो। ठीक है, खट्टे डिकारों का आना, ये बड़ा मैंने कॉमन वर्ड जो हम रोजमर्रा सुनते भी हैं बोल भी देते हैं वर्ड यूज किया है। तो ये क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वही इंडाइजेशन की वजह से आपके जो है ना स्टमक का जो एसिड कंटेंट है ना वो आपके स्टमक से किधर आता है, इनटू द एसोफेगस, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो म्यूकोजा है, जो आपकी जीआईटी की इनर इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। अब इनर लाइनिंग को एसिड लगेगा तो म्यूकोजल डैमेज होगा। तो इस केस में भी जो आपके H2 इंटैगनिस्ट हैं या H2 हिस्टामाइन ब्लॉकर्स हैं वो लो डोजेस के अंदर ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जो कि इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी प्रिवेंशन भी करते हैं। किसकी, इसको इसका दूसरा नाम है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, हार्ट बर्न, जलन का होना, है ना, जलन हो रही है, ये वो चीज है। देन हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोगों ने ये तीन इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पढ़े थे। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हमेशा जो है 1 2 3, हमेशा जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो है डिजीजेस के होते हैं। थेरेपी, थेरेपी किसकी होती है, डिजीज की। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमेशा जब भी आएंगे उसमें आपसे डिजीज ट्रीटमेंट का पूछा जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है किसी ड्रग का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑरली दी जाती है, पूरी बॉडी में जो है वो थॉरली डिस्ट्रीब्यूट होगी और एक्सक्रीट कहाँ से होगी, थ्रू यूरिन। इसका हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट है। इसका हाफ लाइफ शॉर्ट है मतलब ये बॉडी में बहुत कम देर के लिए स्टे करती है। तो अगर इन केस ऑफ रीनल फेलियर, किडनी फेलियर के केस के अंदर इसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है, ये आपकी बॉडी में ज्यादा देर के लिए स्टे होना का शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ किडनी फेलियर ये ड्रग निकलती कैसे है बॉडी से, एलिमिनेट कैसे होती है, थ्रू किडनी। अगर किडनी ही खराब है तो ये इतनी जल्दी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकेगी। मोस्टली ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नॉजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके से होते हैं। तो हर ड्रग के कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो उसी ड्रग के हैं। ठीक है, वो अगर हम देखें तो द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर हेडेक, डिजीनेस, डायरिया। मैक्सिमम अगर आप लगा लो तो 90% ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो आपके जीआईटी से रिलेटेड आते हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखें एक साइड इफेक्ट है जो कि कॉमन नहीं है, वो क्या है, मस्कुलर पेन। इस ड्रग से क्या होती है, मस्कुलर पेन, अंडरलाइन कर लें इसको। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन का जो ड्रग था दैट वाज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। आपके जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये तो हमें पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके स्टमक के अंदर आने वाले फूड के साथ जो है वो मिक्स होता है और आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प देता है। अब ये ड्रग क्या करेगी, ये उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनने को रोक देगी या कम कर देगी, इनहिबिट कर देगी। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक है, स्टमक के अंदर होते हैं प्राइटल सेल्स। प्राइटल सेल्स क्या करते हैं, प्राइटल सेल्स जो हैं वो, उनके अंदर एक पंप होता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन पंप। वो प्रोटॉन पंप क्या करता है, वो हाइड्रोजन और पोटासियम का एक इस तरीके से तबादला करता है कि बॉडी के अंदर उन सेल्स के अंदर रिएक्शन होगा। रिएक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज को ये ब्लॉक करने का मतलब होता है कि इस पंप को ब्लॉक कर देंगे, ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर बनना रुक रहा है तो इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर ज्यादा बनेगा ना एसिड
तो आपकी जो म्यूकोसा है वो डैमेज होती है और आपको हीलिंग में का वक्त नहीं मिलता। तो अगर ये कम बन रहा है, अगर आपका बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, अगर कम बनेगा अगर आपका एसिड, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को जो है आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स को, जो भी आपके गैस जो आपका जीआईटी है उसको हीलिंग का टाइम मिलेगा। दीज एजेंट आर ऑल्सो सक्सेसफुली यूज विद द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। अब कह रहे हैं कि इनको हम लोग एंटीबायोटिक्स के साथ या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के साथ भी यूज करते हैं, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है ये मसला, इन्फेक्शन की वजह से कोई जो है abnormality आ रही है, तो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाए, वो माइक्रोब भी किल हो जाए और साथ साथ हीलिंग भी हो सके। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आप लोगों ने पता नहीं, ये ओमेप्राजोल जो है हम लोग कैप्सूल्स यूज करते हैं राइजिक की फॉर्म में। कभी आपने राइजिक का कैप्सूल खोल के पता नहीं देखा है कि नहीं, उसके अंदर ना पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार पैलेट्स होते हैं। वो पैलेट्स जो हैं वो हम लोग पाउडर फॉर्म में ड्रग क्यों नहीं ले रहे, हम पैलेट फॉर्म में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो ड्रग को हमने डिलेड रिलीज बनाया है। वो क्या है? डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन। डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होती है? डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन ऐसी फॉर्मुलेशन होती है जिसमें ड्रग बॉडी के अंदर जाके थोड़ी देर बाद ड्रग जो है वो अपनी डोजेज फॉर्म से रिलीज होता है, तो उसको डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन कहते हैं। इसके आगे इफेक्टिव ओरली, आप इसको ओरली ले सकते हैं। और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ड्रग का मॉलिक्यूल जब टूटता है, जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, टूटता है, तो फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, बाय प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर वो कन्वर्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं? उसके मेटाबोलाइट्स। तो इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, ड्रग की मेटाबॉलिज्म के बाद जब वो ड्रग टूटेगी उसके बाद उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, वो कहाँ पे एक्सक्रीट होंगे? यूरिन और फीसिस के साथ। मतलब कि वो यूरिन से भी रिलीज हो जाएंगे और फीसिस से भी एक्सक्रीट होंगे। साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें तो वैसे तो वेल टॉलरेटेड है, इसके कोई इतने खास साइड इफेक्ट्स नहीं आते, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द स्टमक हैज बीन रिपोर्टेड विद कंटिन्यूअस यूज ऑफ दिस एजेंट। अब ज्यादातर जो हैं हम देखें कि हमारे घरों के अंदर जो पेशेंट्स हैं जो पोलीफार्मेसी कर रहे हैं, जिनको मल्टीपल डिजीजेज हैं, मतलब बीपी भी है, शुगर भी है, या फिर उनको कोई क्रॉनिक डिजीजेज हैं, कॉन्टिन्यूस डिजीजेज, जिसके लिए ऐसी डिजीजेज जिसके लिए वो कॉन्टिन्यूस मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस केस के अंदर डॉक्टर अक्सर उनको जो है इस तरह की मेडिसिन रिकमेंड कर देता है। या फिर एक पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ये कॉन्टिन्यूस लेना पड़ेगा। उसको जीआईटी में अक्सर ही इन्फेक्शन हो जाता है, वो बाहर का खाना खाता रहता होगा, तो बाहर तो इतना हाइजीन को नहीं देखा जाता। फिर आगे आता है हमारा मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल जो है, इसकी जो क्लास है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इसके अंदर ड्रग क्या है? मीजोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। ये जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। एक रिसेप्टर है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर का क्या मतलब है? कि उसके ऊपर आके प्रोस्टाग्लैंडिन ने जो है वो बाइंड करना है। तो मीजोप्रोस्टोल उस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर लेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन साइड पे खड़ा उसको देखता रहेगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको करने से क्या होगा? इसको करने से ये होगा कि एक तो म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, इससे थोड़ी सी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हीलिंग भी होती है, जिसकी वजह से ये एज अ एंटी अल्सर एजेंट भी यूज होता है, ये अल्सर ट्रीट करने के भी काम आता है। और इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के ऊपर ये एक्ट करके आप डायरेक्टली आपके पाइटल सेल्स के ऊपर ही डायरेक्ट एक्शन कॉज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि पाइटल सेल्स ही तो एसिड सिक्रीशन करवा रहे हैं। अगर ये एसिड सिक्रीशन को कम कर रहा है, तो ये पाइटल सेल्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। अगर हम लोग देखें इसके थेरेप्यूटिक यूजेस, तो यहाँ पे एंटी अल्सर एजेंट, इसको अंडरलाइन करें। हाई डोजेस के ऊपर जो है ऑल टुगेदर एसिड प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। वैसे तो ये एसिड प्रोडक्शन को कम करेगा, लेकिन एट हायर डोजेस एसिड प्रोडक्शन कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम ये भी तो नहीं चाहते, हम तो नहीं ये चाहते कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो खत्म हो, तो हायर डोजेस इसके जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके हायर डोजेस लेना नुकसानदेह है। इन फीमेल्स मीजोप्रोस्टोल यूट्रस की कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा करवाता है। यूट्रस की कंट्रैक्शंस इतनी ज्यादा करवा देता है हायर डोजेस के ऊपर कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसको इतने हाई डोजेस के अंदर नहीं दिया जाता।
द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीजोप्रोस्टोजा यूट्राइन कंट्रैक्शन। अब यूट्राइन कंट्रैक्शन को अंडरलाइन कर लें। समटाइम्स जो है अर्ली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए भी मीजोप्रोस्टोल यूज की जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए मीजोप्रोस्टोल यूज करते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा यूट्रस में कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं कि वो जो कंसीव किया होता है, वो जो छोटा सा फीटस होता है, वो उस ब्लीडिंग के साथ ही बाहर आ जाता है बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज एंटासिड, और उसके अंदर जो ड्रग है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक वीक बेस होती है जो कि आपके बॉडी या जो स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी आप कह लो, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था एसिड और बेस जब आपस में बाइंडिंग करते हैं तो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन होती है। एसिड बेस की बाइंडिंग से क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। स्टमक में क्या मौजूद है? एसिड। बेस कहाँ पे मौजूद है? एंटासिड बेस है। अगर आप एंटासिड बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस वो वीक बेस है, वो स्टमक के एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, और ऑल टुगेदर क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन, और आपकी जो स्टमक एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ज्यादातर हम लोग इसको पेप्टिक अल्सर में भी यूज करते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी अल्सर हुआ हुआ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं कि उसमें हीलिंग हो। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज एज लास्ट लाइन थेरेपी फॉर acute gastric ulcer, इसको भी अंडरलाइन कर लें। लास्ट लाइन थेरेपी फॉर acute gastric ulcer। हम लोगों ने acute और chronic का वर्ड जो है बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं। acute मीन्स सडन, acute सडन, वक्ती तौर पर उसी टाइम पे। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म, जैसे माइग्रेन्स जो हैं ये क्रॉनिक होते हैं, ये मतलब एक पेशेंट को हो रहे हैं तो बड़े देर तक चलते हैं। आर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स अगर हम लोग देखें तो साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड मसल वीकनेस। ये जो एंड एसिड्स लोग पीते हैं मार्केट में बड़े नामों से मशहूर है, अब तो एड्स वगैरह भी आती हैं, गेविस्कॉन वगैरह, और कहते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक दो चम्मच भी नहीं, कहते हैं पूरी पूरी बोतल ही पी जाओ। तो उसके अब मेन साइड इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन। एंड एसिड का मेन साइड इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन। स्टमक पेन भी होती है क्योंकि डाइजेशन कम कर दी ना आपने, एसिड का कम कर दिया, तो डाइजेशन उस हिसाब से नहीं होगी, डाइजेशन उस हिसाब से नहीं होगी तो आपको पेन होती है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये स्पेसिफिक जो है इसी के हैं साइड इफेक्ट्स, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड मसल वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस, इसको भी अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पे एक्सक्रीट होते हैं? अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखें तो एब्जॉर्प्शन हमने ऑरली करते हैं इसकी एंटासिड की। इसकी एक्सक्रीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू फीसिस ये एक्सक्रीट होती है। स्मॉल अमाउंट्स अब्जॉर्ब्ड आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, मतलब कि थोड़ी अमाउंट में ये यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन के अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन का ग्रुप है वो क्या है? वो आता है आपके पास म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये एजेंट क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी में जो आपका जो पूरा जीआईटी है उसकी जो म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक लेयर बना देते हैं आपके म्यूकोजा के ऊपर, एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं। उस फिजिकल बैरियर की वजह से क्या होता है? एक तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अब जो फिजिकल बैरियर है वो किस चीज का होगा? वो म्यूकोजा का होगा। ठीक है। अब सुक्रालफेट ने क्या किया? उसने जाके दीज एजेंट हैव सेवरल एक्शन दैट एनहांस म्यूकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। दे आर यूजफुल इन म्यूकोजल इंजरी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग एग्जिस्टिंग अल्सर्स। उसने जाके आपके म्यूकोजा जो है उसको लेयर बना दी, उसके ऊपर एक फिजिकल बैरियर बना दिया, म्यूकोजा के ऊपर एक फिजिकल बैरियर बन गया। इसका क्या मतलब है? कि अब आपकी म्यूकोजा जो है उसकी हीलिंग होगी, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, उसकी हीलिंग होगी, और उसकी हीलिंग होगी, उसको कोई चीज डायरेक्टली आके इफेक्ट नहीं कर सकती ना, उसके ऊपर से जो है एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिफ्यूजन है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। उसके अलावा जो है स्टमक के अंदर जो पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बन रहा है, और जितने भी कंटेंट्स है वो डायरेक्ट आपकी म्यूकोजा के ऊपर, आपकी स्टमक लाइनिंग के ऊपर या आपकी जीआईटी की लाइनिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको कांटेक्ट में नहीं आ रहे।
तो इस तरीके से जो आपके म्यूकोसा है, अगर वो बाईपास हो रही है, उनको ये चीजें उसके ऊपर डायरेक्टली आके इफेक्ट नहीं कर रही, तो ऑल टुगेदर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? प्रोटेक्शन। उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। इट इनहिबिट्स पेप्टिक डाइजेशन। उसके अलावा इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज एज वेल एज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आउटपुट। कह रहे हैं कि ये म्यूकस की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर देगी और बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर देगी। तो ऑल टुगेदर जहां जहां साथ साथ हीलिंग हो रही है, साथ साथ ये भी प्रोसीजर्स चल रहे हैं, इनसे भी आपकी बॉडी को, आपकी म्यूकोसा को हीलिंग ही होगी अल्सर्स वगैरह में। उसके अलावा इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको ड्यूडेनल अल्सर में यूज कर सकते हैं, एंड इज यूज्ड इन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी टू प्रिवेंट देयर रियकरेंस। कह रहे हैं कि दोबारा से ना हो जाए। एक दफा अगर ट्रीट हो गया अल्सर, तो दोबारा से ना हो जाए, इस वजह से इनको हम लोग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी में भी यूज करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, लिटिल ऑफ ड्रग इज अब्सॉर्ब सिस्टेमिकली, ठीक है, और वेल टॉलरेटेड है। इसका हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर है। और ज्यादातर ये कहाँ से एक्सक्रीट होती है? किडनी से। मतलब 1 घंटे के लिए इसने असर करना है, 1 घंटे के लिए। वेल टॉलरेटेड का मतलब होता है कि इसके एज सच इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं शो होते। और एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करें तो स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। मोस्टली ज्यादातर ड्रग्स की, मैंने आपको भी बताया था, 90% ड्रग्स की जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग।